एक महिला अपने घर के अंदर बैग को पैक कर रही होती है और साथ साथ अपने बच्चों को भी तैयार कर रही होती है। जो यहाँ पर उसका पति होता है उससे हाथ जोड़कर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों रुकूं, तुम्हारे पास बचा ही क्या है, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ और तुम्हें वापस मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर पति बार बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन पत्नी यहाँ पर मानती ही नहीं और फिर उनके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में दो लोग पहले से ही सवार होते हैं। पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पति को ऐसा कुछ यकीन होता है कि शायद ये कोई सामान भूल जाए और वापस यहाँ पर दोबारा आए, मैं दोबारा इससे विनती करूँगा और इससे मना लूँगा। लेकिन वहाँ पर पत्नी मुड़कर ही नहीं देखती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, पति वहाँ पर बैठे बैठे रोता रहता है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे चलने से पहले वही हमारी रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है हल्द्वानी। ये हल्द्वानी की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर शेखर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र उस समय 22 साल होती है और उसके जो माता पिता होते हैं उनका बहुत अच्छा नाम होता है। पिता की एक किराने की दुकान होती है और बहुत ही अच्छी तरह से वो चला करती है। दोस्तों, अब माता पिता को लगने लगता है कि क्यों ना बेटे की शादी तय कर दी जाए, बेटे के लिए कोई अच्छी सी बहू यहाँ पर देख कर लाई जाए। और फिर इनकी तलाश पूरी हो जाती है और साल 2014 में इनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम रश्मि होता है। दोस्तों, साल 2014 में ही इन दोनों की शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है और शादी के बाद ये दोनों बड़े ही प्यार पूर्वक रहने लगते हैं, मानो कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में रहा करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है। इन 4 सालों के अंतराल में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। बड़े वाला बेटा होता है, छोटी वाली बेटी होती है। धीरे धीरे ऐसे ही करके और कुछ महीनों का समय बीत जाता है। साल 2018 में इनको नहीं पता होता कि इनके जीवन में होने वाला क्या है। साल 2018 में जो पिता होते हैं उनकी हार्ट अटैक के चलते हुए मौत हो जाती है। अब घर परिवार पूरी ही तरह से टूट जाता है क्योंकि पिता यहाँ पर दुकान चलाया करते थे, उसी के सहारे से ये घर परिवार चला करता था। लेकिन यहाँ पर इनके जो 2 नौकर होते हैं वो अब दुकान को संभाल लेते हैं। जो बेटा होता है कभी कभार दुकान पर चला जाया करता है। लगभग 1 महीने का समय बीतता है और 1 महीने के बाद जो इस लड़के की माँ होती है वो भी चल बसती है। वो अपने पति की याद में अपने प्राणों को छोड़ देती है। दोस्तों, उसके बाद तो मानो इस घर में कठिनाइयों का बोझ इस तरह से आ जाता है क्योंकि माता पिता जो घर को संभालने वाले होते हैं वही इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अब तो ये घर मानो टूट ही गया है। जो यहाँ पर पति पत्नी होते हैं, शेखर और उसकी पत्नी रश्मि, दोनों की आपस में झड़प होने लगती है, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती है। जो अब तक इतने प्यार पूर्वक रहा करते थे वही आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। दोस्तों, जो इनकी दुकान होती है उस पर जो 2 नौकर होते हैं वो भी अपना पैसा ऐंठने लगते हैं और इस दुकान को धीरे धीरे करके खाली करने लगते हैं। लगभग 4-5 महीने का समय और बीतता है। दुकान में जो सामान होता है बहुत ही थोड़ा बच जाता है। दुकान खाली होने की कगार पर हो जाती है। जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि ना तो तुम दुकान की तरफ ध्यान देते, ना ही कुछ और काम करते, तुम तो निठल्ले हो, बेकार हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आपस में इस तरह से दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयाँ इस कदर आगे बढ़ जाती है। पत्नी एक दिन ऐसा फैसला ले लेती है जिसे सुनकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी कहने लगती है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ, तो मैं छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। पति रोने लगता है और कहने लगता है कि मुसीबत किसी के साथ भी आ सकती है, कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में है, लेकिन इस तरह से तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं टूट जाऊँगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाओ। लेकिन पत्नी यहाँ पर जरा सी भी नहीं सुनती और वो एक दिन फ़ोन करती है और फ़ोन के थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी उनके दरवाजे पर
पर आकर रुकती है। इधर पत्नी अपने बैग को ठूस ठूस कर फुल भर लेती है। पति यहाँ पर रोता रहता है, उसे रोकने का यत्न करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर रुकती ही नहीं और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उस गाड़ी में पहले से ही इसकी माँ और एक लड़का सवार होता है। दोस्तों, ये दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। पति पीछे इंतजार करता रहता है कि शायद ये कोई सामान भूल जाए और वापस आ जाए, मैं इसको दोबारा से मनाऊं, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो मुड़कर भी वापस नहीं देखती। दोस्तों, पत्नी यहाँ से चली जाती है और ये अपने घर पर बैठकर रोने लगता है, टूट जाता है। 5-6 दिन तो ये इसी तरह से सदमे में बैठा रहता है। अपने बेटे, अपने बेटी, अपनी पत्नी के फ़ोटो अपने फ़ोन में देख लेता और इसी तरह से वहाँ पर बैठा बैठा सोचता रहता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है। दुकान बिल्कुल बंद होने की कगार पर हो जाती है। समझो कि दुकान में कुछ है ही नहीं। जो 2 नौकर होते हैं वो पूरा सामान उसमें से समेट लेते हैं और दुकान में कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, फिर ऐसे ही और 2-3 महीने का समय बीत जाता है। अब यहाँ पर जो शेखर होता है वो बहुत ही टूटा हुआ होता है। वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता। और एक दिन का वाक्य होता है, जो इनका पुराना नौकर होता है, जो इनके पिता के समय पर यहाँ पर आया करता था, उसका नाम मनोज होता है। वो अपने गाँव चला जाता है, लेकिन 3-4 साल के बाद वो वापस दोबारा आता है और दोबारा दुकान पर जाकर देखता है तो दुकान बंद होती है। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है अड़ोसी पड़ोसियों से, दुकान का हुआ क्या, दुकान कैसे बंद हो गई। फिर वो कहने लगते हैं कि जो सेठ जी थे उनकी तो मौत हो जाती है, उसके बाद जो उनका बेटा है उसको दुकान चलानी आती ही नहीं, वो अपने घर पर ही रहता है, वो दुकान पर आता ही नहीं, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। मनोज को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मनोज बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत सच्चा उनका नौकर था। फिर उसके घर जाता है और घर जाकर शेखर की हालत को देखता है तो कहने लगता है कि शेखर भैया, ये क्या हो गया। फिर शेखर बहुत ही तेजी के साथ फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पूरी अपबीती अपने इस मनोज नौकर को बताता है। दोस्तों, उसके बाद मनोज तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, उसका इलाज करवाता है और इलाज करवाने के बाद दोस्तों फिर उसे घर लेकर आता है, खाना पीना खिलाता है। लगभग 2 दिन के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। उसके बाद मनोज कहने लगता है कि भैया अब हम दुकान को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर शेखर कहता है कि हम दुकान को कैसे चलाएं, हमारे पास तो कोई पूंजी नहीं है, कोई बाजार में हमें जानता नहीं, हमें सामान कौन देगा। यहाँ पर मनोज कहने लगता है कि उस चीज़ की आप टेंशन ना करो भैया, आप मेरे साथ चलो तो सही, मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर मनोज खुद बाजार में जाता है, उन होलसेलरों के पास जाता है जहाँ से वो पहले सामान लिया करते हैं। मनोज को वो सभी लोग जानते हैं और मनोज बताता है कि ये हमारे सेठ जी का लड़का है, आज से यही सब कुछ देखा करेगा, सेठ जी की मौत हो चुकी है। उसके बाद कुछ लोग तो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ होलसेलरों को विश्वास होता है, वो उनको सामान दे देते हैं। दोस्तों, वो दुकान अगले दिन से स्टार्ट कर देते हैं और दुकान धीरे धीरे से चलने लगती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि मनोज आ गया, मनोज तो बहुत अच्छा लड़का है। दोस्तों, उसके बाद मनोज उस दुकान को चलाने लगता है और लगभग 6 महीने का ही समय बीतता है। 6 महीने के बाद दोस्तों दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। अब इसको अपनी पत्नी की याद आने लगती है और याद कर वो बैठकर रोने लगता है। शेखर कहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, लेकिन वो किस हाल में है मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। दोस्तों, फिर वो कामकाज में इस तरह से बिजी हो जाते हैं। दिन भर तो वो बिजी रहते, लेकिन शाम को जब वो घर पहुंचते तो फिर उनका वही रट्टा होता। दोस्तों, जो यहाँ पर उसका नौकर होता है मनोज, वो कहने लगता है कि ठीक है, अब हम उनके पास भी चलेंगे। दोस्तों, दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगती है, दुकान पूरी अच्छी तरह से भर जाती है। उसके बाद मनोज और शेखर दोनों के दोनों अपनी ससुराल में पहुंचने लगते हैं। वहां जाकर जब देखा जाता है तो वहां पर उसकी पत्नी होती ही नहीं। उन्हें पता चलता है कि वो तो एक कमरा किराए पर लेकर वहां पर रह रही है। दोस्तों, जब उस कमरे पर जाकर देखा जाता है तो उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है, तो शेखर से भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है। और जब शेखर अपनी पत्नी को उस कमरे में देखता है तो उसकी पत्नी भी वहाँ पर शेखर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। पत्नी कहने लगती है कि तुम्हें मेरी इतने दिन बाद याद आई। यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन तुम मेरे से कहकर ही कुछ ऐसा आई थी, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो शेखर होता है वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तुम तो बहुत बड़े घर की थी, तुम्हारा तो घर परिवार तुम्हारे साथ में था, लेकिन अचानक तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। फिर वो कहने लगती है
कि जैसे ही मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ कुछ दिन के बाद ही पिता की मौत हो जाती है। और उसके बाद जो मेरे भाई होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर को बिगाड़ने में मेरी माँ का हाथ है, और फिर माँ को और मुझे दोनों को पैसा देना बंद कर देते हैं। फिर हार थक कर हम यहाँ से जाकर अपना एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। बच्चों को जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में मैं नौकरी करने लगती हूँ। धीरे धीरे करके मैं बच्चों को पाल रही होती हूँ। थोड़ी देर बाद जो बच्चे होते हैं वो भी आ जाते हैं। जो बेटा होता है आज 9 साल का हो जाता है। बेटे को अपने पापा की थोड़ी थोड़ी शकल याद होती है, तो पापा को देखकर बेटा भी रोने लगता है, कहने लगता है कि क्या आप मेरे पापा हो। तो उसके बाद पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पापा और बेटे का मिलन हो जाता है। उसके बाद बेटी आती है जिसकी उम्र लगभग 6 साल हो जाती है। बेटी भी समझ जाती है कि ये मेरे पापा हैं। बेटी भी उनके गले लिपट कर रोने लगती है। इधर जो पत्नी होती है वो भी रोने लगती है और फिर ये सभी लोग मिल जाते हैं। इधर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि काश अगर आप पहले आ जाते तो मैं आपके साथ वापस चल देती, लेकिन आप कभी आने का यत्न ही नहीं किया। तो यहाँ पर पति कहता है कि आपने भी कभी मुझे फ़ोन तक करने की कोशिश नहीं की। पत्नी कहती है कि तुम्हें तो अपने बच्चों की भी याद नहीं आई। पति कहता है कि मैं रोज़ बच्चों की याद करके रोता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे बातचीत करूँ। उसके बाद फिर कहते हैं कि क्या अब तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो। तो वो राजी राजी तैयार हो जाती है। बेटा और बेटी और यहाँ पर माँ और पिता यानी कि चारों लोग तैयार हो जाते हैं और चारों लोग वहाँ से बस में बैठते हैं और बस में बैठकर गाजियाबाद से सीधा अपने उत्तराखंड में पहुँच जाते हैं, हल्द्वानी में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही पत्नी वहाँ जाकर दुकान देखती है तो दुकान को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। वो कहने लगती है कि ये तो दुकान खाली हो चुकी थी, लेकिन आज तो ये दुकान पूरी भरी पड़ी है। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि ये सब हमारे मनोज का कमाल है, मनोज के कारण ही ये सब हुआ है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी मनोज का धन्यवाद करने लगती है। जनवरी 2024 में ये वापस दोबारा जाकर मिल जाते हैं। दोस्तों 2014 में शादी हुई थी, 2018 में इसके माता पिता मौत को शिकार हो चुके थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही जो पत्नी है वो यहाँ पर इस पति को छोड़कर चली गई थी, लेकिन 2024 में ये दोबारा वापस मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं तो उन्हें बनाना ज़रूर चाहिए। अगर ज़रा सी गलती के कारण, ज़रा से मनमुटाव के कारण इस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाना बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों अपनी गलतियों का एहसास करें और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यापन करें। दोस्तों अगर इनमें से एक भी अपनी गलती का पहले ही एहसास कर लेता तो इतने दिन ये एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। दोस्तों पहले ही मिल जाते। दोस्तों हर घर में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। पति पत्नी की लड़ाइयाँ कहाँ पर नहीं होती, हर जगह पर लड़ाइयाँ होती हैं। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि लड़ाइयों की वजह से अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह से गर्त में डाल देना चाहिए। दोस्तों अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपनी पत्नी अपने पति का विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपने रिश्तों को हमेशा बना कर रखें। तो दोस्तों आज आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय